नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दिवंगत किरण नेगी के पिता कुंवर सिंह नेगी से फोन पर वार्ता कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में हम सब लोग आपके साथ हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में इस प्रकरण को देख रही वकील चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरण उत्तराखंड की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किरण नेगी को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयासरत रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दून और आसपास के मरीजों को एक बड़ी सौगात मिल गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण किया। 7 साल में बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफी सुविधा होगी। जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, टिकू बेड, डॉक्टर की हत्या कर यहाँ से लेके मुंशियारी तक और यहाँ से लेके लेटवाड़ तक, कहीं भी आप सीएससी में जाओ, पीएससी में जाओ, डॉक्टर की कोई। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है। लगभग 800 ज्यादा इनम की भर्ती करनी जा रही है और वो भी वर्षवार किया जाए। आज दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे और साथ में आशा संगिनी ऐप का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। और इस ऐप के माध्यम से अभी होगा कि अब आशा दीदियों का जो वेतन है वो सीधे उनके खाते में आएगा, जो उनके काम है। ओटी ब्लॉक के लोकार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आशा संगिनी ऐप का भी लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप जो है, इसमें हर आशा का जो एक्टिविटीज है वो मैप्ड है और हर आशा क्या क्या कार्रवाई कर रही है, जो टारगेट्स उसको दिए जा रहे हैं उसके अंतर्गत तो कार्रवाई कर रही है, नहीं कर पा रही है, ये कंप्लीट मॉनिटरिंग, एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। इसके साथ साथ जो पेमेंट्स वगैरह होनी है आशा को, उसकी भी जो है मॉनिटरिंग। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दिवंगत किरण नेगी के पिता कुंवर सिंह नेगी से फोन पर वार्ता कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में हम सब आपके साथ हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में इस प्रकरण को देख रही वकील चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरण उत्तराखंड की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हाँ, नमस्कार नेगी जी, कैसे हैं? हम सब लोग आपके साथ हैं और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। इसमें हम सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज़ 24 चैनल पे हूँ सर। अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ, दिल्ली में सर। अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ, देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है, इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूँगा। जी, आप दिल्ली आएंगे जिस दिन आप मेरे को बुला लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी आपसे मिल लेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा। हमारी बेटी है वो, है ना, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है ना?
जी सर। ठीक है नेगी जी, फिर हैं? जी सर। जी जी, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वहीं देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सेब, डेयरी और भेड़ बकरी, मछली के 10-10 प्रगतिशील किसानों को अध्ययन के लिए कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और लेह लद्दाख भेजा जाएगा, ताकि किसान वहां का अध्ययन कर अपने और प्रगति कर सके। वहीं इस मौके पर धन सिंह रावत ने छात्र संघ चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कोई मनाही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कॉरपोरेटिव बैंक को भी लेकर चर्चा की है। देखिए, छात्र संघ चुनाव जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई, पहले 6-6 महीने चुनाव में लगते और आपने देखा होगा कि हमने एक सिस्टम बनाया, सारे छात्र संगठन से बात की, सभी विश्वविद्यालय से बात की और हमने एक विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि भाई आप छात्र संघ चुनाव 1 हफ्ते में करें। और तब से लेके आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते में छात्र संघ चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है और एक ही दिन पूरे प्रदेश में चुनाव होते हैं और एक ही दिन उसके रिजल्ट आते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद छात्र संघ चुनाव 2 साल नहीं हो पाए और अब विश्वविद्यालयों के जो परीक्षा परिणाम है, विश्वविद्यालयों ने सरकार को बताया कि हम 15 दिन में सारे परिणाम घोषित कर देंगे और सारे बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। तो जैसे परीक्षा परिणाम घोषित होंगे, बच्चों के एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो चुनाव के लिए सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं। और आपने देखा होगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके जो है छात्र संघ की चुनाव डेटें जो है डिक्लेयर भी होती है। तो चुनाव के लिए मनाही नहीं है। जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे जो है मुझे लगता है कि हम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को चुनाव कराने, प्राचार्यों को कराने, सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं। मूल उद्देश्य है कि हम अपने किसानों की आय दुगनी कैसे करें और इसके लिए हमने राज्य समेकित परियोजना चलाई, जो इसकी आज वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई है। आम किसान तक हमारी योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए और उसका चेक एंड बैलेंस कैसे हो, इसके लिए आज वेबसाइट भी लॉन्च की गई है और पूरा सिस्टम भी बनाया गया है। मैं कह सकता हूं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में इन 5 सालों में उत्तराखंड सरकार में बहुत जमीनी काम हुआ है। अभी तक 6 लाख से ज्यादा किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं और अब हमारी मंशा यह है कि हम अपने राज्य में बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सामूहिक खेती पे जोर दे रहे हैं और उसके लिए जिस भी किसान को अगर पैसे की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है, उसको जो है कहीं मॉनिटरिंग की दिक्कत है, कहीं उसको जो है लगता है कि भाई हम अच्छा और क्या कर सकते हैं, तो हमारा विभाग और इस परियोजना के तहत हम पूरे किसानों की मदद कर रहे हैं। और साथ में ये भी निर्णय किया हमने कि जो अच्छे किसान हैं उनको कोऑपरेटिव विभाग जो है भी हर जिले से एक किसान को विदेश के 2-3 देशों में भी भेजेगा जहाँ की अच्छा काम सहकारिता पे हो रहा है या जो है किसान में बहुत अच्छा काम जहां भी हो रहा है अपने किसानों को। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धामी सरकार देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र कराने जा रही है, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराने से बच रही है, जबकि विपक्ष गैरसैंण में सत्र के लिए तैयार है। बीजेपी के लिए गैरसैंण गैर है, सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार की कथनी और करनी उत्तराखंड के लोगों के सामने रखने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। 9 नवंबर 2000 में राज्य का निर्माण हुआ, 2 और राज्य बने। उन दोनों ही राज्यों को अस्थायी राजधानी मिल गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य को अस्थायी राजधानी मिली।
और भाजपा के लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे मोदी ने दिया, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारे। और ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य का। इस राज्य के अंदर एक अस्थायी राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन अस्थायी राजधानी का इन 22 वर्षों में कोई अता पता नहीं। ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको घोषित किया, एक दिन भी वहां से ना तो सरकार संचालित हुई और ना ही सत्र आहूत किया गया है। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी ने जब दलीय नेताओं की बैठक थी, कहा था कि हम गैरसैंण के अंदर सत्र जो है कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार गैरसैंण जाना नहीं चाहती है। उनके लिए तो गैरसैंण। वहीं जनपद पौड़ी जिले में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की एक मांग पूरी हो गई है। दरअसल लोगों की मांग पर अब यहां पौड़ी देहरादून रोडवेज बस शुरू हो गई है। यहां पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में यात्री भी बस में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर जहां उत्साहित यात्रियों ने इसे विधायक की ओर से सराहनीय प्रयास बताया, तो वहीं विधायक राजकुमार पुरी ने जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास का शुक्रिया अदा किया। कि कल से देहरादून से पौड़ी बस लगाने का मैंने निर्णय लिया है और कल से वो बस रोडवेज की लग जाएगी। इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके लिए जो है बड़े समय से ये मांग चल रही थी और मैंने पिछले महीने देहरादून में मंत्री जी से बात करी थी और उन्होंने परसों यहाँ आकर तुरंत इसकी घोषणा कर दी। मैं उनका भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तुरंत जनता की आवाज को महत्व देते हुए पौड़ी के लिए जो बस लगाई है, आज उसका शुभारंभ किया गया है और मेरे द्वारा उसका जो है आज श्रीगणेश किया गया है और आज से नियमित रूप से वो यहाँ से 6:30 बजे चलेगी और देहरादून से वापस 2 बजे पौड़ी के लिए रवाना होगी। इससे जो जिन लोगों को देहरादून से आने के लिए असुविधा होती थी, कोई गाड़ियां नहीं मिलती दिन के समय में, तो उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी और यहाँ से जाने के लिए सवेरे जिनको जल्दी देहरादून पहुंचना होता है अपने काम काज के लिए, उनको भी बहुत इससे लाभ मिलने वाला है। उनको सुविधा होगी, टाइम से वहां पहुंचेंगे और अपना काम करके 2-4 घंटे में अपना काम निपटा के वापस आ सकते हैं। तो इससे बहुत लाभ होने वाला है इस बस से और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस बस में जो है अपना योगदान करें इसको संचालन करने में और अधिक से अधिक संख्या में इसमें जाएं और इसका लाभ उठाएं। बस अड्डे में काम चल रहा है और इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक्शन से भी मेरी बात हुई और डीएम से भी बात हुई थी कि इसको जो है इसी साल के अंदर पूरा करना है इस वित्तीय वर्ष में। पौड़ी से जो है सुबह जो 6:30 बजे बस अभी जो है माननीय विधायक जी के सहयोग से और माननीय प्रभारी मंत्री जी के आदेशों से आज जो है यहाँ से संचालित हो रही है। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और देहरादून से आने में भी 2 बजे के बाद लंच के बाद ये गाड़ी 2 बजे चलेगी, तो उसमें भी जो है यहाँ पौड़ी आने वालों के लिए बहुत सुविधा होगी। के लिए हमें बहुत धन्यवाद, विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद कि हम बहुत परेशान रहते थे जब भी हम यहाँ आते थे। घंटों में इंतजार करना पड़ता था भाई जी, यहाँ पे जो है बस की बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि समय की बचत है और समय से जो है अब बंदा अपने जगह। इससे कितना फायदा होगा लोगों का? टाइम बचेगा, जाने आने के लिए टाइम लगता है। देहरादून ऐसे ये बसें चली तो टाइम बचेगा और फायदा भी होगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी देखने लगा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले। अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश भी नहीं है। इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीन दी गई है। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है
हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चावल का खरीद वर्ष इस टाइम खरीद प्रारंभ हो गई है। अक्टूबर माह में चावल की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण अक्टूबर का राशन अभी भी बटी रहा है और मतलब ये समझिए कि अक्टूबर के लास्ट तक हम लोग उनको रेगुलर का खाद्यान्न देते रहे और चावल की जैसे जैसे आपूर्ति होती जा रही है मिलों से, उसी हिसाब से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उसका वितरण किया जा रहा है। की उपलब्धता होती जा रही है, दुकानदारों को अलॉटमेंट किया जा रहा है। वर्तमान में हम कुछ ही दिनों में नवंबर का खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर देंगे। वर्तमान में चावल उचित गुणवत्ता का वैसे प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसे में कहीं शिकायत प्राप्त मिल रही है, अब हजारों बोरियों में से कहीं कोई गुणवत्ता या रखरखाव में कोई कमी रह जाने की वजह से मिली है, इस संबंध में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश है कि यदि कहीं से उनके पास कोई गलत तरह का खाद्यान्न आ भी जाता है तो उसे किसी भी स्थिति में उपभोक्ता को वितरण नहीं किया जाना है और उसका तत्काल जो है गोदाम से वापसी सुनिश्चित की जानी है। उसके राशन को बदला जाना सुनिश्चित किया है और वर्तमान में इधर कोई ऐसी समस्या या राशन की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत। वहीं उत्तराखंड सरकार भले ही उत्तराखंड स्थापना दिवस के 22वीं वर्षगांठ पर जश्न मना रही हो, लेकिन जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली के आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अस्पताल पिछले लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मशीन काफ़ी पुरानी है, ये करीब 25 से 30 साल पुरानी है मशीन हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सिंह थे, तो उनकी यहाँ पर ओपीडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आज लास्ट से लगभग 6 साल पहले। उसके पश्चात कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती यहाँ पे नहीं हुई है। शासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वैसे हमारे एक यहाँ से डॉक्टर साहब भी एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने के लिए गए हुए हैं, वो 1 जून अगले साल। वहीं उत्तराखंड में आम जनता को सुशासन देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में सुशासन एवं जनहित समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने एक और पहल की है। उत्तराखंड की 22वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन मोबाइल ऐप जनता को समर्पित किया। इस ऐप के माध्यम से दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अब घर बैठे अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के लोग अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन की ऐप है जिसमें कि जनता कहीं भी कोई कंप्लेंट उसको दिखती है, वो उस ऐप पे पूरा फोटोग्राफ के साथ कंप्लेंट अपलोड कर सकता है कि यहाँ ये दिक्कत आ रही है और वो सुना जाएगा। इसके साथ अपनी सरकार की 427 सर्विस ऑनलाइन होती है, जिसको कि आप ऑनलाइन सेवाएं कभी भी किसी भी स्तर पर आप कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दबंगों की ओर से गरीब किसान की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। उधर शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार अब किच्चा तहसील में भूख हड़ताल पर बैठ गया है। बुजुर्गों की जमीन है, मेरे बाप दादा की यहाँ की जमीन है, पुश्तैनी जमीन। हाँ, ये मुस्तैया हमारा की जमीन है। कहाँ पे? ये बीरू नंगला में। अच्छा। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बलजिंदर, सुरजीत, जगदीश, इन लोगों ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है कोविड से। अच्छा। हाँ, कोविड से हमें आने नहीं दिया यहाँ पर बॉर्डर पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कहते हैं, कोर्ट में मुकदमा करो, हमारी चीज़ हम ही मुकदमा करेंगे। मतलब तो कितना टाइम हो गया कब्जा किए? लगभग 2-2.5 साल। 2 साल हो गया। अच्छा, तो आपने पहले शिकायत करी थी यहाँ पे? हमें 1 साल हो गया प्रार्थना पत्र देते हुए, आज तक हमें यहाँ पे कभी भी कोई भी आश्वासन नहीं दिया किसी भी अधिकारी ने। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। तो यहाँ पे आप भूख हड़ताल में बैठे हो? हाँ, भूख हड़ताल। और जब मारने की धमकी देते हैं, हमारी जमीन मिल लो चाहिए,
जमीन मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको कब्जा हटाया जाए उसका। आपको जमीन मिले। तो क्या हुई, आपकी बात हुई थी एसडीएम साहब से, क्या कह रहे हैं वो कह रहा है मुकदमा करो। हमारा ये ज़मीन का मामला है, जेठानी जी हैं, पति जी हैं, हमारे सासू माँ, बच्चे भी हमारे साथ में मुँह हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहीं बैठे रहिए। तो दबंगों ने कब्जा कर लिया ज़मीन पे आपकी? दबंगों ने कब्जा कर लिया है ज़मीन पे हमारी। कब्जा नहीं छोड़ रहे वो? नहीं, कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, मारने की धमकी देते हैं। क्या कहते हैं, वहाँ जाओगे तो मार दे जाओगे। तो ज़मीन पे नहीं जा पा रहे हो आप लोग? ना, ज़मीन पे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा आपकी? ये बोल रहे हैं ये कोर्ट में डालो, इसे कोर्ट में करो। जब जमीन का कब्जा कर लिया, लॉकडाउन लग गया, हम बाहर ना मिलो और इनने कब्जा कर लिया। इनने मारने की धमकी, हमारे घर पर तलक गए मारने के लिए कि हम मार देंगे, कि जो करेंगे ज़मीन पर नहीं आना। नहीं गए साहब। कितनी ज़मीन है? 40 बीघा। 40 बीघा ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है आपकी, पूर्वजों की ज़मीन है? हाँ, बुजुर्गों की है। अच्छा, तो अब इन कोई सुनवाई ना कर रहा है। एडीएम कह रहे हैं कि दस्तखत करो, कि वो रिपोर्ट कोर्ट पर रिपोर्ट दे। हम भाई रिपोर्ट तो देंगे नहीं तो अब आप क्या रिपोर्ट दें जब हमारी जायदाद है, तो ज़मीन है। तो इनके कहने का मतलब ये जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है तो हम अपने ले लो। मतलब जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आप नहीं हटोगे यहाँ पे? जब तक ना मिला, जब तक हम इनसे नहीं हटेंगे। तो पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पे बैठे हो? भूख हड़ताल। वहीं अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज भी दुखी है। पहले उसकी फसल पर कुदरत का कहर बरपा, फिर फसल पकने के बाद जब किसान अपनी फसल को बेचने सरकारी कांटों पर पहुंचा तो सरकार के नुमाइंदों का कहर बरसने लगा। दरअसल सरकार एक तरफ तो अन्नदाता को बेहतर सुविधा देने की बात कहती है और दूसरी तरफ उसी के नुमाइंदे उनका शोषण करते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद किसान कह रहे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि राइस मिल गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर जो हैं उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उनका धान मंडियों में ही पड़ा है और वो इसी बात को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कि किसान लगातार दुखी हैं, सरकार की मंशा पर वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार कहती है कि किसान अन्नदाता हैं, किसान भगवान हैं, किसान ही ईश्वर का दूसरा रूप है, लेकिन किसान यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की सुनी नहीं जा रही, किसान परेशान है, किसान लाचार है। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।